नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज का विचार है अच्छी सोच, अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार दिमाग को हमेशा रोशन करते हैं। अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों की। 15 जुलाई 1871 को नामधारियों की ओर से रायकोट लुधियाना के पास एक कसाई खाने के ऊपर हमला करके 3 लोगों को मार दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो नामधारी, जब ये लहर चल रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, आज़ादी की लहर चल रही थी, आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, तो वहाँ पंजाब में बहुत सारे ग्रुप थे जो संघर्ष कर रहे थे, जिसमें जैसे एक नामधारी, एक बब्बर, और भी जो है गदरी बाबे। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप थे जिनके अलग अलग नाम थे। तो ये भी एक जो नामधारी है, प्रत्याशी है उनके, तो ये भी एक ग्रुप था जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो 15 जुलाई 1871 को इन नामधारियों ने एक रायकोट शहर है जो लुधियाना के पास है, वहाँ पे एक जो कसाई खाना था जहाँ पे गायों को कत्ल किया जाता था, तो उस कसाई खाने पे इन्होंने हमला करके 3 लोगों को मार दिया था। 15 जुलाई 1910 को एमएल क्रैपलैंड ने अलाइजमर के नाम को एलाइजमर बीमारी का नाम दिया। 15 जुलाई 1932 को, जैसे मैंने पहले बताया कि ये अलग अलग संघर्ष थे, जिसमें बब्बर, नामधारी, गदरी बाबे। तो 15 जुलाई 1932 को बब्बर योधे को कहा जाता है। तो योधा रतन सिंह रक्कड़, जो होशियारपुर के पास एक पुलिस मुकाबले में शहीद हो गए, जो कि वो भी आज़ादी का संघर्ष में जो लड़ाई लड़ रहे थे। 15 जुलाई 1943 को पंजाबी के एक प्रसिद्ध लेखक, जिसने बहुत सारी किताबें लिखी, पंजाबी में साहित्य लिखा, तो साहित्य के लेखक बलदेव सिंह सड़कनामा का जो जन्म हुआ था, बलदेव सिंह सड़कनामा। और उस दिन उनका जन्मदिन था। और सड़कनामा जो था, बलदेव सिंह का जो सड़कनामा, भी उसने एक नावल लिखा था पंजाबी में, जिसके ऊपर उनका नाम सड़कनामा पड़ा। 15 जुलाई 1959 को भारत में पहले टीवी प्रोग्राम का जो प्रसारण किया गया। 15 जुलाई 1984 को पंजाब को अशांत क्षेत्र करार दिया गया। 15 जुलाई 2006 को जो सोशल नेटवर्क सर्विस का ट्विटर शुरू हुआ, जो ट्विटर है वो 15 जुलाई 2006 को उसका जो नेटवर्क शुरू हुआ। 15 जुलाई 2013 को टेलीग्राम, जो कि डाक सेवा थी, जिसको टेलीग्राम और पंजाबी में उसको तार भी कहा जाता था, जो कि ज़्यादा फास्ट पहुंचती थी, तो टेलीग्राम सेवा बंद की, जो कि 1854 में शुरू हुई थी। तो वो 15 जुलाई 2013 को उसको बंद किया गया। 15 जुलाई 2016 तुर्की में फ़ौज के अंदर बगावत हुई, जिसमें 300 व्यक्ति मारे गए और 6000 से ज़्यादा फौजियों को जो गिरफ्तार कर लिया गया। 15 जुलाई 2010 को रुपए के अंदर जो कि संकेत है, कि चिन्ह है रय का, तो उस रय के संकेत को
जो स्वीकार किया गया, उसको जो रय है, अब सिक्के में भी दे दें, सिक्के के ऊपर भी रय होता है और नोटों के अंदर भी एक साइड में एक रय जो बनाया होता है। तो 15 जुलाई 2010 को उस चिन्ह को मान्यता दी गई, जिसको ITI मुंबई के जो एक विद्यार्थी थे उदय कुमार ने बनाया था। तो ये थे आज के विशेष दिन। अब बात करते हैं सूरबीर बब्बर रतन सिंह, योद्धा रतन सिंह। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पंजाब में बहुत सी लहरें चली थी पंजाब से एक आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो अलग अलग संगठन थे उसमें एक संगठन था अकाली दल, जिसको अकाली लहर भी कहा जाता है। अब उसकी बात करते हैं। जो सूरबीर योद्धा रतन सिंह था, रतन सिंह बब्बर, तो उस समय ये जो अकाली लहर थी, चाहे वो उसका दायरा बहुत छोटा था, कुछ ही इलाके में ही वो ज़्यादा सरगर्म थी वो, और वो अपना ऐतिहासिक जो उसका रोल था वो उसका पूरा हो गया। और इसने साहस का और दिलेरी के वो कर्तव्य दिखाए कि जो आज़ादी की संग्राम में, संघर्ष में, उसके इतिहास में जो स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए। तो इस लहर की जो आगू थे रतन सिंह, वो सरदार रतन सिंह थे इसके आगू, रतन सिंह गड़गच। तो पहले वो सिख रेजिमेंट में, जब अंग्रेज फौज के अंदर सिख रेजिमेंट में वो मेजर के पद पर थे। तो जैसे ननकाना साहब जो आजकल पाकिस्तान में है, जो सिखों का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, ननकाना साहब। और ये मैं जो ननकाना साहब का एक साका जो कहा जाता है, साके के बारे में आपको बता दूं मैं, पंजाबी में जो साका कहा जाता है। तो वहाँ पे जब अंग्रेज़ों का राज था, तो जो सिखों के धार्मिक स्थल थे, गुरुद्वारे थे, तो अंग्रेज़ों के कुछ जो उनके समर्थक लोग थे वहाँ पर, वो उन गुरुद्वारा के ऊपर काबिज हो गए थे। काबिज होने के बाद तो उन्होंने जो सिखों की रवायतें थी, उनसे वो उल्ट चलना उन्होंने शुरू कर दिया। और अब अंग्रेज़ों की वो सह प्राप्त थे, तो उनसे उन गुरुद्वारों को, उन अपने धार्मिक स्थलों को आज़ाद कराने के लिए एक अकाली लहर चली थी। उस अकाली लहर में इनके जो सबसे आगू थे सरदार किशन सिंह गड़गच, जो मैंने पहले बताया कि वो फौज में मेजर थे। तो जैसे वो लहर चली, तो उसको देखते हुए मतलब, और एक ननकाना साहब में चला था, एक गुरु का बाग मोर्चा है जो जैतों में, उसमें भी चली थी। तो उस लहर से प्रभावित होकर के उन्हें फौज से इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद वो उस लहर में, अकाली लहर में शामिल हो गए, उस संघर्ष में शामिल हो गए, अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए, आज़ादी की लड़ाई। तो अब जो मैंने बब्बर के बारे में बात की है, उन योद्धाओं के बारे में बात की है जिनको बब्बर कहा जाता था, तो वो शांतमयी जो थे, असूलों के हक में नहीं थे। क्योंकि सिखों के जो 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी हुए, उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, चूं कार अज
हुमा हीलते दर गुजस्त हलाल अस्त बुर्दन बड़ी शमशीर दस्त। यानी कि इसका मतलब है कि जब सभी रास्ते बंद हो जाए, जब दलील अपील सब कुछ बंद हो जाए, कहीं भी सुनवाई ना हो, तब हथियार उठाना जायज़ है। तो इसके चलते अब वो जो बब्बर लहर थी, अकाली लहर थी, तो वो इस बात को प्राथमिकता देते थे। तो उन्होंने भी अंग्रेज़ों के जबर जुल्म का, अत्याचार का जो मुकाबला था, वो हथियारबंद होकर के उनके असूल को अपनाया और हथियारबंद होने के लिए प्रचारा भी उन्होंने। तो इस लहर का जो ज़्यादातर वो था, वो दायरा था, जो एरिया था जो इसका, वो था होशियारपुर, जलंधर, कपूरथले, जो वहाँ रियासतें थी राजों की। तो वहाँ पे उनकी ज़्यादा सरगर्मी जो थी, उनकी सरगर्मियाँ थी वो जहाँ पर ज़्यादा जारी रही। वैसे इसका जो दायरा था वो सियालकोट से लेकर के पेशावर तक, जो अब पाकिस्तान में, वहाँ तक भी था। तो अमृतसर जो सिखों का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है भारत में। वहाँ के गांव आलोवाल के 4 जो योद्धा थे, बब्बर थे, वो शहीद हुए, जिनका नाम था बंता सिंह बेटा ईसर सिंह, तेजा सिंह बेटा बूटा सिंह और ज्ञान सिंह पुत्र हीरा सिंह। तो इनको एक और था कि जब अंग्रेज़ लोग उन आज़ादी संग्रामियों को पकड़ते थे, अंडमान निकोबार में, जिसको काले पानी की जेल भी कहा जाता है, वहाँ पर उनको बेच दिया जाता था, वो टापू में बेच दिया जाता था। तो इन तीनों ने वे शहीद हो गए, ये तीनों शहीद हो गए। जबकि जो निक्का सिंह बेटा और बंत सिंह आलोवाल और बंत सिंह गुरुसर सुल्तानी को 27/2/1927 में फांसी दी गई। तो उस वक्त लगभग 100 के करीब ये जो योद्धा थे, ये जो बब्बर थे, उन्होंने इस लहर में, इस संघर्ष में अपना योगदान दिया। तो जिनमें से बब्बर रतन सिंह रक्कड़, जो बेट इलाके का था, वो भी शामिल थे। तो इनका जन्म नंबरदार जवाहर सिंह के घर गांव रकड़ा बेट, वहाँ जो हुआ था, जो बलाचौर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। बलाचौर शहर है पंजाब का, तो उसमें 3 किलोमीटर दूर है, जो कि सतलुज दरिया है, सतलुज दरिया के किनारे पे है। तो इन्होंने सरकारी हाई स्कूल से 10वीं पास की। तो उसके बाद 10वीं करने के बाद ये फ़ौज में भर्ती हो गए, फ़ौज में चले गए। तो वहाँ पे भी जो अंग्रेज़ों का सलूक था, वो फौजियों के प्रति भी एक गुलामी वाला सलूक था उनका। तो इनका जो मन उचाट हो गया, इनके मन में विद्रोह पैदा हुआ। तो जैसे इनके मन में विद्रोह पैदा हुआ, तो इन्होंने वहाँ का जो शस्त्रशाला थी, असला घर था जो उनका, जहाँ पे फौज का असला पड़ा होता था, शस्त्र पड़े होते थे, तो वहाँ से उन्हें एक पिस्तौल, एक बंदूक और एक बम चुरा लिया वहाँ से, और उनको ला करके अपने घर में दबा दिया। और जल्दी ही उन्होंने फ़ौज से इस्तीफ़ा देके फ़ौज से फारिग हो गए, और फारिग होने के बाद ये अपने घर आ गए। लेकिन इसके घर आते ही इनके एक
दोस्त ने, जो इनके बारे में जानता था, जिनको मालूम था, उन्होंने जाके अंग्रेज पुलिस को बता दिया, जिसका कारण ये पकड़े गए और इनको 3 वर्ष की जो सज़ा हो गई। तो सज़ा पूरी होने के बाद ये बाहर आए। जैसे ही बाहर आने के बाद फिर ये उसी अकाली जत्थे में, अकाली लहर में शामिल हो गए। तो इन्होंने सरकार के खिलाफ जो हथियार बंद होके मुकाबला के लिए प्रचार करते रहे, टाकरे के लिए प्रचार करते रहे। तो उसी इलाके में 1930 में 4 पुलिस चौकियों को, थानों को बम से उड़ाने के बारे में वो इश्तिहार लगाने पर तो बब्बर रतन सिंह के वारंट जारी हो गए। तो उसमें एक मुखबर था मेला सिंह, जिसकी सूचना देने पे ये पकड़े गए और इनको 11 वर्ष की सज़ा हो गई। तो 11 वर्ष की सज़ा जब हुई, जैसे तो पहले तो इनको लाहौर जेल में रखा गया, लेकिन लाहौर जेल से फिर इनको जैसे ही अंडरवर्ल्ड निकोबार में जो काले पानी की जेल के नाम से जानी जाती है, तो वहाँ शिफ्ट करने के लिए इनको रेलगाड़ी से कलकत्ते भेज दिया गया। तो रेलगाड़ी चलती, जैसे जगाधरी स्टेशन है वहाँ पे जाके रुकी, तो वहाँ इन्होंने भागने की कोशिश की, जो सफल नहीं हुई। फिर इनको अंडमान की जो जेल में जा कर के बंद कर दिया गया। तो वहाँ पे भी, जो जेलों के अंदर भी उन योद्धाओं का, उन लोगों का संघर्ष जारी चलता था। वहाँ पे भी हड़तालें वगैरह चलती थी। तो जैसे वहाँ जेल में हड़ताल हुई, तो इनको, रतन सिंह को, उनका जिम्मेवार ठहरा दिया गया कि इनकी वजह से ये सब हो रहा है, बगावत हो रही है जेल में, ये सारा कुछ हो रहा है। तो इनको वापस जो था लाहौर में भेज दिया गया। तो जैसे ये वापस आ रहे थे, तो नरवाणे स्टेशन के ऊपर जैसे ट्रेन रुकी, तो इसको हथकड़ी लगी हुई थी और जो पाँवों में बेड़ियाँ थी। उस वक्त जो कैदी होते थे, जो आज़ादी संघर्ष के जितने भी होते थे, योद्धे होते थे, तो उनको हाथों में हथकड़ी तो लगती थी, लेकिन पाँवों में बेड़ियाँ भी डाल दी जाती थी। तो इन्होंने किसी तरीके से वो अपनी हथकड़ी और बेड़ियों को काट के ये फरार हो गए वहाँ से। उसके बाद ये 1932 में अपने गांव वापस आ गए। गांव आने के बाद जब इसने देखा कि अभी खतरा है, तो ये अपने दोस्त गेंदा सिंह के घर चले गए। वहाँ पे जाके गेंदा सिंह घर, जो रुड़कियाँ सैनी गांव है, वहाँ पे जाके रहने लगे। तो उसमें इसको पकड़ने के लिए, रतन सिंह को पकड़ने के लिए सरकार ने एक इनाम घोषित कर दिया कि जो भी इसकी सूचना देगा उसको, उस वक्त जो अंग्रेज़ों के साथ वफादारी करता था, तो अंग्रेज़ उनको ज़मीन जायदाद दिया करते थे, जिसको मुरब्बा बोलते। अभी भी बहुत सारे इलाकों में इसको मुरब्बा बोलते हैं, जो 25 एकड़ का होता है। तो इसके ऊपर जो था इनाम जारी कर दिया गया कि जो भी इसकी सूचना देगा, रतन सिंह की सूचना देगा, उसको 4 मुरब्बा ज़मीन और 4000 रुपये उनको इनाम दिए जाएंगे। तो इसके गांव गांव में पम्फलेट लगा दिए गए, इश्तिहार लगा दिए गए इस सूचना के। तो वहाँ पे भी एक मुखबर जो मियाँ सिंह था, वो लालच में आ गया, जो अंग्रेज़ सरकार का मुखबर था। तो उसने क्या किया, उसने वो गेंदा सिंह जिस दोस्त के घर में रह रहा था, उसके घर का पूरा नक्शा बना करके अंग्रेज़ सरकार को दे दिया, पुलिस को दे दिया कि यहाँ पे रह रहा है।
तो जैसे सरकार को मालूम पड़ा, पुलिस को मालूम पड़ा, तो उन्होंने गांव को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, और उसके घर को, गेंदा सिंह के घर को भी घेर लिया। तो अब इनके पास हथियार थे जो वहाँ स्टेशन से हथकड़ी और बेड़ियाँ तोड़ करके भागे थे। तो उस समय ये 2 राइफल लेकर भी साथ में भागा था, 2 राइफल थी इसके पास। तो जैसे घेरा, चारों तरफ से इसको घेर लिया गया, इनको मालूम पड़ा कि अब मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ। तो इसने हथियार फेंकने के बजाय उनका मुकाबला करने को पहल दी, और पुलिस का मुकाबला ने शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि वो मकान के ऊपर छत पे चढ़ गए, और ऊपर से उन्होंने छत को जो सी तोड़ लिया। जैसे वो छत को तोड़ के अंदर जाने लगे, तो इन्होंने फायरिंग कर दी, रतन सिंह ने, और 2 सिपाहियों को मार दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो पुलिस थी, घेरा पाई हुई पुलिस थी जो उसकी, उन्होंने घर को आग लगा दी। घर को जब आग लगा दी, तो ये घर की जो दीवार थी, दीवार तोड़ के बीच में से तो वहाँ से निकल गया, एक से दूसरे घर में चला गया, दूसरे तीसरे घर में धीरे धीरे वो वहाँ से निकल गया। लेकिन रास्ते में इनको फिर घेर लिया गया। अभी थोड़ी दूर गया था, इनको घेर लिया गया, और वहाँ पर इनका मुकाबला होता रहा। उस मुकाबले में रतन सिंह शहीद हो गए। उसके बाद इसकी जो लाश थी वहाँ से उठा करके इसको अस्पताल में लाया गया, उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद इसकी जो लाश थी वो 2 दिन तक वैसे ही बिना कपड़ों के पड़ी रही। तो जब इनके साथियों के इस बारे में मालूम पड़ा कि उसकी लाश ऐसी ही पड़ी है, जिसके ऊपर कपड़ा भी नहीं है, तो इसके जो साथी थे, मिल्खा सिंह और उनके साथियों ने उस लाश को जो कपड़े से, चादर से ढांपने के बाद उसको वहाँ से लाए उठा करके, तो गढ़शंकर के पास एक जगह पर ला करके इनका अंतिम जो संस्कार था वो कर दिया। और जो इनकी चिता की राख थी, वो पास में ही एक पानी का स्रोत था, तो वो सारी की सारी जो लाश थी वो उसमें बहा दी, पानी में बहा दी। और जो उसमें मुकाबला हुआ था उस गांव में, तो उसका जो खर्च आया था, यानी गोलियों का, सिपाहियों का, जो और जिस तरह का खर्च आया था, तो वो सारा खर्च उस गांव पे डाल दिया गया, गांव वालों के ऊपर डाल दिया गया। तो वहाँ पे जो लोग सरकार में थे, मुलाजिम थे सरकार के, तो उनकी जो पेंशन थी वो 5 साल के लिए बंद कर दी गई। यानी उसकी पेंशन 5 साल तक बंद करके वो जो खर्चा था उनका सरकार का आया, उसको पकड़ने में जो खर्चा आया था रतन सिंह को, तो वो खर्चा उस गांव से ही वसूल किया गया। और उसके बाद उस गांव में से, उस इलाके में से किसी को भी अंग्रेज़ सरकार ने सरकारी नौकरी नहीं दी। तो ये थी योद्धा बब्बर रतन सिंह की कहानी। कैसी लगी ये जानकारी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर आने वाली नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कल मिलते हैं नए विचार के साथ, नई जानकारी के लिए लेकर के। आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।